बच्चे ने पहले बहुत मोबाइल देखा पर अब बिल्कुल बंद कर दिया है और थेरेपी भी लगातार चल रही है, पर फिर भी रिजल्ट उतना नहीं आया जितना आपने सोचा था। और दिमाग में बस एक ही सवाल घूमते रहता है कि गलती कहाँ हो रही है। आज मैं आपको वही रीजन बताऊंगा जो पेरेंट्स अक्सर मिस कर देते हैं, और 10 ऐसी स्टेप्स बताऊंगा जो प्रूव करेगी कि थेरेपी सच में काम करती है और आपको कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए। डोंट गिव अप। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्रीओम पटेल, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। वर्चुअल ऑटिज्म की रिकवरी के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर वर्चुअल ऑटिज्म होता क्या है। वर्चुअल ऑटिज्म एक ऐसा टर्म है जो डिस्क्राइब करता है कि कुछ बच्चों में बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम लेने से ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। ये टर्म रोमानियन साइकोलॉजिस्ट मेरियस जामफिर ने दिया था, जिन्होंने पाया कि 2.5 साल से ज़्यादा छोटे बच्चे में रोज 4 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम देखने पर ऑटिज्म जैसे लक्षण आ रहे हैं। तब उन्होंने स्क्रीन टाइम हटा दिया तो ये लक्षण ठीक होने लगे। ध्यान रहे, वर्चुअल ऑटिज्म असल में कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, बल्कि एक एनवायरमेंटल इफेक्ट है जिसमें एक्सेसिव स्क्रीन और लिमिटेड रियल लाइफ इंटरेक्शन से बच्चों के बिहेवियर में ऑटिज्म जैसे पैटर्न उभरने लगते हैं। अब वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम्स बिल्कुल नॉर्मल एसडी जैसे दिखते हैं, जैसे बातचीत में देरी, स्पीच डिले, बच्चा देर से बोलना शुरू करे या शब्दों वोकेबलरी बहुत कम हो, आई कांटेक्ट ना करना, बच्चा आंखों में देखकर बात ना करे, दूसरों से घुलने मिलने में इंटरेस्ट कम दिखे, सोशल इंटरेक्शन में कमी, खेल कूद में इंटरेस्ट ना लेना, दूसरे बच्चों के साथ में खेलना पसंद नहीं करना, शॉर्ट अटेंशन स्पैन, छोटी चीज़ों में भी बोर हो जाना, ध्यान लगाकर एक ही एक्टिविटी को कंप्लीट नहीं कर पाना, रिपीटेटिव बिहेवियर, बार बार वही वीडियो देखना या गेम खेलना या चीज़ों को घुमाकर देखना पसंद करना। इन सभी सिम्टम्स में फ़र्क ये है कि असल ऑटिज्म में ये जेनेटिक या न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन के कारण होता है, जबकि वर्चुअल ऑटिज्म में इनके मेन सोर्स है ज़्यादा स्क्रीन टाइम होना या फिजिकल इंटरेक्शन की कमी। अब स्टेप्स पर जाने से पहले मैं आपको वर्चुअल ऑटिज्म पर कुछ रिसर्च के बारे में बताना चाहता हूँ, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आखिर वर्चुअल ऑटिज्म कैसे होता है। बहुत सारी रिसर्च में बताया है कि इनिशियल 2-3 इयर्स की एज में बच्चे ज़्यादा स्क्रीन टाइम से ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। सबसे पहली रिसर्च है जामफिर 2017। एक रोमानियन हॉस्पिटल स्टडी में पाया गया कि जिन्होंने बच्चों को 2.5 साल से पहले 4 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिखाया, उनमें ऑटिज्म लाइक बिहेवियर पाया गया। जब स्क्रीन हटा दी गई तो सिम्टम्स ठीक होने लगे। सेकेंड रिसर्च है जापान जामा पीडियाट्रिक्स 2022। 84,000 बच्चों के डेटा से पता चला कि जिन बच्चों ने 1 साल की उम्र में लंबा स्क्रीन टाइम लिया, उनमें 3 साल पर एसडी डायग्नोसिस का चांस बढ़ गया था। रिसर्चर्स ने कहा कि इस उम्र में स्क्रीन एक्सपोजर को संभालना बहुत जरूरी है। थर्ड रिसर्च है लेबेनॉन क्रॉस सेक्शनल स्टडी 2024। अर्ली स्किन एक्सपोजर और बच्चे के एसडी जैसे बिहेवियर के बीच स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन पाया गया। इस स्टडी में एम्फेसिस किया गया अर्ली चाइल्डहुड में कॉन्शियस पेरेंटिंग और टारगेटेड इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इन सब रिसर्च से एक चीज कॉमन मिली, अगर स्क्रीन एक्सपोजर को कम कर दिया जाए और बच्चे को रियल वर्ल्ड से इंटरेक्शन मिले तो उसके बिहेवियर में सुधार आता है। जैसे ही एक समरी कहती है, राइट चेंज जैसे स्क्रीन टाइम कम करना और मोर फेस टू फेस इंटरेक्शन से कई बच्चों में नोटिसिएबल इंप्रूवमेंट देखा गया। अब आपको समझ आ गया है कि वर्चुअल ऑटिज्म क्या है, और शायद बहुत सारे पेरेंट्स जानते हैं कि स्क्रीन टाइम से ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं और उन्होंने स्क्रीन टाइम काफ़ी कम किया होगा या ज़ीरो भी कर दिया होगा, पर साथ में थेरेपी भी चल रही है, पर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट अभी भी नहीं मिल रहा। तो अब ये बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जिन्होंने रिजल्ट को स्लो या रोक कर रखा है। साथ ही वो स्टेप्स भी बताने वाला हूँ जो वर्चुअल ऑटिज्म की रिकवरी को सुपरफास्ट कर देंगे। अब देखते हैं 10 ऐसी मिस्टेक्स और उनके 10 पावरफुल स्टेप्स जो आपने शायद मिस कर दिए होंगे। ये स्टेप्स थेरेपी को एक्सेलरेट करेंगे। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ स्क्रीन हटा दी पर एनवायरनमेंट वही रह गया। स्क्रीन रिमूव करना ज़रूरी है, लेकिन ब्रेन को नए एक्सपीरियंस चाहिए, फेस टू फेस इंटरेक्शन, मल्टी सेंसरी प्ले और प्रिडिक्टेबल रूटीन। बस स्क्रीन बंद करने से वैक्यूम रह जाता है, मतलब स्क्रीन का वैक्यूम बच्चे के डेली रूटीन में खाली रह जाता है। बच्चे को वो स्टिमुलाई नहीं मिल पाता जिससे वो सीखने के लिए यूज़ कर सकता है।
रिसर्च शो करती है कि स्क्रीन एक्सपोजर से कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग डोमेन पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन रिकवरी तभी पॉसिबल है जब बच्चे को रिच सोशल इंटरेक्शन मिलता है। तो अगर आपने स्क्रीन बंद कर दिया है, अभी भी आप रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करके। रिप्लेस द वैक्यूम विद हाई इंटरेक्शन जोन। पहला, रोज डेली 3 से 5 छोटे इंटरेक्शन ब्लॉक रखिए। हर ब्लॉक के साथ 20-30 मिनट करिए। इस टाइम में कोई फ्रेशिंग टॉय और आइटम नहीं रखना है, सिर्फ आप और बच्चा। सिंपल थिंग्स जैसे राइस बीन, बबल्स, रोलिंग बॉल, गाना और क्लैपिंग ये कीजिए। दूसरा, मल्टी सेंसरी एक्टिविटीज यूज करिए, जैसे टच, मूवमेंट, साउंड, ताकि ब्रेन को नए न्यूरल पाथवे बनाने का सिग्नल मिले। तीसरा, हमेशा ऑब्जर्व, वेट, रिस्पॉन्ड का रूल फॉलो कीजिए। पहले देखिए कि बच्चा क्या कर रहा है, 1 सेकेंड रुक जाइए, फिर उस एक्टिविटी को थोड़ा एक्सपांड करके रिस्पॉन्ड कीजिए। ये रिस्पॉन्सिव इंटरेक्शन जॉइंट अटेंशन और कम्युनिकेशन को बूस्ट करता है। एग्जाम्पल, आप बबल बोतल लीजिए, बबल ब्लो कीजिए, देखिए क्या बच्चा देख रहा है। अगर वो देख रहा है तो थोड़ा क्लैप करके बोले वाह बबल, फिर थोड़ा पोज रखिए और उसके बाद में फिर रेप्लिकेट करने के लिए कहिए। अगर वो इमिटेट करता है, आई कांटेक्ट शुरू करता है, तो उसे रिवॉर्ड दीजिए। मिस्टेक नंबर 2, क्लिनिक की एक्टिविटीज को घर पर कॉपी पेस्ट करना। बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि थेरेपिस्ट ने जो रूम में कराए एक्टिविटी उनको घर पे रिपीट करेंगे तो बच्चा सीख जाएगा। प्रॉब्लम यही से शुरू होती है। क्लिनिक और घर का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। क्लिनिक में इंस्ट्रक्टर, प्रॉम्प्ट, थेरेपिस्ट का फोकस और स्पेसिफिक रिइंफोर्सर होते हैं। घर पर अगर वही एक्टिविटी बिना मीनिंग के कराई जाए तो बच्चा बोर हो जाता है और जनरलाइजेशन नहीं हो पाता, यानी वो क्लिनिक में करता है, घर पर नहीं करता। अब सॉल्यूशन सिंपल और इफेक्टिव है। कॉन्टेक्चुअलाइज एम्बेडेड थेरेपी इनटू रूटीन। थेरेपिस्ट से एक होम एडेप्टेशन प्लान मंगाइए और हर टारगेट को घर पे नेचुरल मोमेंट में छुपाकर प्रैक्टिस कीजिए, जैसे स्नैक टाइम, बाथ टाइम, कार राइड। प्रैक्टिकल स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, थेरेपिस्ट को 2-3 फंक्शनल टारगेट लीजिए। एग्जांपल, रिक्वेस्ट मिल्क। स्टेप 2, हर रोज एक रूटीन स्लॉट चूज करके टारगेट हाइड कर कीजिए, जैसे स्नैक टाइम, कप को थोड़ा दूर रखिए, वेट फॉर द चाइल्ड टू रिक्वेस्ट। अगर चाइल्ड पॉइंट करता है तुरंत मिल्क दे दीजिए, यही नेचुरल रिइंफोर्समेंट है। स्टेप 3, यूज अ प्रॉम्प्ट हायरार्की, जैसे पहले फिजिकल क्यू देना, फिर जेस्चर, फिर वर्ड, फिर मॉडल, फिर इंडिपेंडेंटली करने देना है। धीरे धीरे प्रॉम्प्ट्स को फेड करना है। स्टेप 4, सभी केयर गिवर्स को सेम स्क्रिप्ट दीजिए ताकि जनरलाइजेशन हो पाए। मिस्टेक नंबर 3, लिसनिंग और अटेंशन ट्रेनिंग को इग्नोर करना। एक बहुत बड़ी गलती जो पेरेंट्स और कभी कभी थेरेपिस्ट भी कर देते हैं, वो है अटेंशन को स्किप कर देना। अगर बच्चा सुन नहीं रहा है या देखकर अटेंड नहीं कर रहा है तो स्पीच एक्सरसाइजेस का इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। जॉइंट अटेंशन और सस्टेन्ड अटेंशन लैंग्वेज और सोशल लर्निंग के फाउंडेशन होते हैं। बिना इनके वर्ड्स और सोशल क्यूज ब्रेन तक प्रॉपरली प्रोसेस नहीं होते। इसलिए पहले अटेंशन को ट्रेन करो, सिंपल, ग्रेडेड और हाई मोटिवेशन टास्क से। मैं आपको प्रैक्टिकल प्लान बताता हूँ, द अटेंशन लेडर मिनी प्रोग्राम, जो घर पर डेली 10 से 12 मिनट आप करवा सकते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, एक टॉय चूज करना है जो बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये आपका हाई सेलाइंस टॉय होगा। स्टेप 2, एक अटेंशन लेडर मतलब सीढ़ी बनाना है। जैसे वीक 1 में 30 सेकेंड फोकस्ड प्ले कराना है, जैसे पिकाबू, रोलिंग बॉल। वीक 2 में 30 सेकेंड की जगह 1 मिनट का टास्क कराना है, जैसे स्टेक टू ब्लो, पुश कार। वीक 3 में 1 मिनट की जगह 2 मिनट का टास्क करवाना है। हर सेशन में 2 से 3 ट्रायल कराने हैं और साथ में शॉर्ट ब्रेक भी लेना है। स्टेप 3, अब जॉइंट अटेंशन ऐड करना है। टॉय की तरफ पॉइंट करना है, फिर 3 सेकेंड वेट करना है, फिर शॉर्ट कमेंट करना है, जैसे देखो रेड बॉल। फिर रिस्पॉन्स के लिए वेट करना है। रिस्पॉन्स के बाद तुरंत बच्चे को रिवॉर्ड देना है। स्टेप 4, प्रोग्रेस ट्रैक करना है और छोटी छोटी जीत पर सेलिब्रेट करना है। स्टेप नंबर 4, सेंसरी इश्यूज को मिस कर देना। बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर स्क्रीन हट गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर एक छोटी सी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, सेंसरी रेगुलेशन। कुछ बच्चों का नर्वस सिस्टम स्क्रीन ओवरलोड के बाद ज़्यादा सेंसिटिव या फिर डल हो जाता है। जब उनका बॉडी और ब्रेन रेगुलेट नहीं होता, वो सोशल या लैंग्वेज टास्क को टॉलरेट नहीं कर पाते, इसलिए थेरेपी स्लो चलती है।
इसके लिए सिंपल सॉल्यूशन है रेगुलेट फर्स्ट देन टीच। थेरेपी शुरू करने से पहले 5 से 10 मिनट का सिंपल रेगुलेशन रूटीन फॉलो करें। इससे चाइल्ड रेडी स्टेट में आता है और लर्निंग बहुत तेज हो जाती है। प्रैक्टिकल स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, पहले ओटी से एक बेसिक सेंसरी डाइट ले लीजिए। हर बच्चे की नीड अलग होती है। स्टेप 2, रोज थेरेपी से पहले 5 से 10 मिनट का रेगुलेशन रूटीन रखिए। हैवी वर्क जैसे वॉल पुशअप्स, जॉइंट कंप्रेशन जैसे जेंटल स्क्वीज ऑन आर्म्स, 30-60 सेकेंड के लिए जंपिंग जैक्स या ट्रैम्पोलिन, और ओरल इनपुट के लिए च्युइंग स्नैक्स दे सकते हैं। स्टेप 3, अगर आपके पास स्विंग है तो 102 मिनट जेंटल स्विंग भी करवा सकते हैं जो कॉमिंग इफेक्ट देता है। हर सेशन से पहले बच्चे को अराउजल चेक कीजिए। अगर वो 2-3 मिनट में रेडी हो तभी लैंग्वेज ड्रिल्स शुरू कीजिए। स्टेप नंबर 5, सिर्फ बोलने की डिमांड करना, कम्युनिकेशन को इग्नोर करना। ये एक कॉमन और बहुत ही कॉस्टली गलती है। पेरेंट्स बस बच्चे को बुलवाने के लिए प्रेशर डालते हैं। अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो पेरेंट्स जोर से बोलो बोलो करते हैं, जिससे बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कम्युनिकेशन का इंटरेस्ट खो देता है। इम्पोर्टेंट चीज ये है, पहले सक्सेस बिल्ड करो फिर स्पीच शेप करो। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है, एक्सेप्ट एनी कम्युनिकेशन। पहले जेस्चर, फिर साइन, फिर वर्ड का हायरार्की फॉलो करो। अल्टरनेट कम्युनिकेशन को सपोर्ट समझो, ना कि रिप्लेसमेंट। ये एक टेम्पररी प्लेटफॉर्म है स्पीच के लिए। प्रैक्टिकल स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, 3 प्रैक्टिकल वर्ड चुन लो जैसे मोर, मिल्क, ऑल डन। स्टेप 2, जब भी चाइल्ड कम्युनिकेट करे जैसे पॉइंट करके, रोकर, तो तुरंत एक्सेप्ट करो। आइटम दो और लेबल करो जैसे ओ मिल्क। स्टेप 3, बच्चे को स्पेसिफिक वर्ड के लिए साइन या पिक्चर सिखाओ जैसे क्लैप हैंड्स फॉर मोर। जब भी बच्चा साइन करता है तब वर्ड को मॉडल करो और तुरंत रिवॉर्ड दो। स्टेप 4, अब ग्रेजुअली शेप करो जैसे पहले सिर्फ साइन, फिर साइन प्लस वोकल, फिर सिंगल वर्ड्स एक्सपेक्ट करो। हर सक्सेस को इमीडिएट मीनिंगफुल रिवॉर्ड से रिइंफोर्स करो जैसे रियल स्नैक या टॉय, स्टिकर से नहीं। मिस्टेक नंबर 6, पेरेंटल स्ट्रेस एंड इनकंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन। ये बहुत रियल प्रॉब्लम है। पेरेंट्स इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं। घर पर हर कोई अलग तरीके से करने लगता है और फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कभी कभी थेरेपिस्ट का प्लान भी घर पर फॉलो प्रॉपरली नहीं होता क्योंकि रूटीन बिजी है या पेरेंट स्ट्रेस्ड है। रिसर्च बताती है कि पेरेंट मीडिएटेड इंटरवेंशन और केयर गिवर कंसिस्टेंसी से बच्चों के आउटकम्स में इम्प्रूवमेंट दिखता है। पर अगर पेरेंटल स्ट्रेस हाई हो और इम्प्लीमेंटेशन इनकंसिस्टेंट हो तो प्रोग्रेस स्लो या रुक जाती है। तो जिन घरों में स्ट्रेस ज़्यादा है उनके लिए सॉल्यूशन सिंपल और लो स्ट्रेस होना चाहिए। एक सिंपल सॉल्यूशन है 1 पेज होम प्रोग्राम जो सब केयर गिवर्स फॉलो कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा प्रेशर के। चलिए मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली कैसे करना है आपको। प्रैक्टिकल स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, एक A4 साइज पेज लीजिए। सिंपल उस पर टारगेट लिखिए, नाम पर ध्यान देना, रिक्वेस्ट करना। फिर एक्टिविटीज मेंशन कीजिए जो आप करवाना चाहते हैं जैसे ब्रेकफास्ट, प्ले बॉक्स, बाथ टाइम। फिर टोटल टाइमिंग मेंशन कीजिए जैसे 20 से 25 मिनट और इसको 3 स्लॉट्स में डिवाइड कीजिए। स्टेप 2, हर केयर गिवर को 2 सेम प्रॉम्प्ट और सेम रिवॉर्ड टीच करना सिखाना है जिससे जनरलाइजेशन हो। स्टेप 3, रोज सुबह शाम थेरेपिस्ट को 2 लाइन व्हाट्सएप भेजना है जैसे नाम पर रिस्पॉन्ड करने के लिए 2 से 3 ट्रायल करवाए और बच्चे ने जो रिस्पॉन्ड दिया वो मेंशन करना है। ये 30-60 सेकेंड चेक इन कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। क्लिनिकल टीम्स जो केयर गिवर कोचिंग करते हैं उन्होंने देखा है कि छोटी और रेगुलर रिपोर्टिंग से इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा रिलायबल होता है। स्टेप 4, पेरेंट्स के लिए सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। हर दिन 10 से 15 मिनट शॉर्ट वॉक और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें और दूसरे पेरेंट्स जिनके बच्चों को सेम प्रॉब्लम है उनसे डिस्कस कर सकते हैं। स्ट्रेस्ड पेरेंट्स से क्वालिटी इंटरेक्शन मुश्किल होती है और क्वालिटी इंटरेक्शन ही लर्निंग को एक्सेलरेट करता है। मिस्टेक नंबर 7, इंटरेक्टिव वीडियो से सोशल लर्निंग को रिप्लेस करना। बहुत पेरेंट्स सोचते हैं कोई ऐप या वीडियो जिसमें कोई इंटरेक्टिव तरीके से बोल रहा है उससे बच्चा सोशल स्किल्स सीखेगा। प्रॉब्लम यह है कि वीडियो और ऐप कॉन्टीजेंट फीडबैक नहीं दे सकते, यानी वो रियल टाइम में बच्चे के सिग्नल्स का जवाब नहीं दे सकते। सोशल लर्निंग में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रेसिप्रोकल कॉन्टीजेंट इंटरेक्शन। जब कोई आपको देखता है, रुकता है, वेट करता है और तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। पैसिव वीडियोस में ये नहीं कर पाते, इसलिए उनको सोशल सब्स्टिट्यूट बनाना रिकवरी को स्लो कर देता है। इसके लिए सीधा सॉल्यूशन है
रिप्लेस पैसिव इंटरेक्टिव टेक विथ लाइव माइक्रो इंटरेक्शन। शॉर्ट हाई कॉन्टिजेंट मोमेंट जो डेली ऐड करे, ये छोटी चीजें थेरेपी को बहुत एक्सेलरेट कर देती है। प्रैक्टिकल स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, डेली कार्टून रिप्लेस करना है 3 से 5 मिनट के लाइव इंटरेक्शन से। ग्रैंडमा वीडियो कॉल। स्टेप 2, को व्यूइंग मेथड, जैसे पहले 15-20 सेकंड की क्लिप प्ले करो, फिर पॉज करके बच्चे की तरफ एक्सपेक्टेशन से देखो, बच्चे को पॉइंट, वोकलाइज और जेस्चर से बताने का चांस दो। फिर वर्ड को मॉडल करो और रियल रिमोट जैसे स्टिकर, टॉय या हग से तुरंत रिस्पॉन्ड करो। स्टेप 3, छोटे कॉन्टिजेंट वीडियो कॉल्स यूज करो, जैसे ग्रैंडमा को ही हाय बोलकर पॉज लेने के लिए बोलो और बच्चे को रिस्पॉन्ड करने दो। जब बच्चा कुछ रिस्पॉन्ड करता है तब ग्रैंडमा फिर से रिस्पॉन्ड करेगी। इसको डेली या अल्टरनेट रूटीन में लेना है आपको। मिस्टेक नंबर 8, प्रोग्रेस को लीनियर एक्सपेक्ट करना और जल्दी गिव अप कर देना। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। पेरेंट्स कुछ हफ्तों महीनों में एक बड़ा चेंज नहीं देखते तो वो सोच लेते हैं थेरेपी काम नहीं कर रही है और वो थेरेपिस्ट को चेंज कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि डेवलपमेंटल रिकवरी लीनियर नहीं होती। कभी छोटे छोटे स्टेप्स दिखते हैं, कभी प्लेट्यू आता है और फिर एक बड़ा लीप होता है। अगर आप हर छोटे प्लेट्यू पे गिव अप करेंगे तो एक कंपाउंड गेन मिस करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन है ट्रैक माइक्रो प्रोग्रेस, सेट वेरी स्मॉल गोल्स एंड ट्विक। मैं आपको सिंपल 4 स्टेप प्लान बताता हूँ जो आप किसी भी थेरेपी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, हर वीक सिर्फ छोटा सा माइक्रो टारगेट लो, जैसे लुक व्हेन नेम कॉल्ड फॉर 2 सेकेंड। स्टेप 2, रोज 3 ट्रायल्स करो और एक स्टिकर, चार्ट या लॉग पे नोट करो। सक्सेस इक्वल टू 1, पार्शियल इक्वल टू 0.5, नो इक्वल टू 0। स्टेप 3, हर 4 से 6 हफ्तों में थेरेपिस्ट के साथ रिव्यू करो। अगर स्मॉल इंप्रूवमेंट आ रहे हैं तो कंटिन्यू, अगर बिल्कुल कोई चेंज नहीं तो पहले फिडेलिटी चेक करो। क्या प्रॉम्प्ट सेम है, क्या केयर गिवर कंसिस्टेंट है, क्या स्लीप, न्यूट्रिशन या सेंसरी इशू तो नहीं है। स्टेप 4, अगर फिडेलिटी ठीक है फिर भी 0 चेंज, तब थेरेपी इंटेंसिटी और मॉडलिटी बदलना कंसिडर करो। पर ये तब करे जब ऑब्जेक्टिव डेटा 4 से 8 हफ्ते में ना दिखाए। मिस्टेक नंबर 9, स्लीप और न्यूट्रिशन को इग्नोर कर देना। पेरेंट्स अक्सर थेरेपी और एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं लेकिन एक छोटी सी चीज को मिस हो जाती है, स्लीप और न्यूट्रिशन। अगर बच्चा ठीक से सो नहीं रहा है और उसकी डाइट पुअर है तो अटेंशन, लर्निंग और न्यूरोप्लास्टिसिटी सब डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। मतलब थेरेपी में जितना भी इनपुट दिया जाए ब्रेन उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाता। तो इसके लिए सॉल्यूशन सिंपल है, ऑप्टिमाइज स्लीप एंड डाइट फर्स्ट देन थेरेपी। ये एक मेडिकल प्रायोरिटी है जो रिकवरी को एक्सेलरेट करती है। प्रैक्टिकल स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, फिक्स्ड बेड टाइम रूटीन बनाएं। एक ही समय पर सुलाए, लाइट डिम करे, सोने से 1-2 घंटे पहले बिल्कुल भी स्क्रीन ना दिखाएं। स्टेप 2, एज के हिसाब से टोटल स्लीप इंश्योर करें। टोडलर जैसे 11 से 14 घंटे, प्री स्कूलर जैसे 10 से 13 घंटे की नींद जरूर दें। स्टेप 3, डाइट में डेली प्रोटीन, ओमेगा 3 और फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स ऐड करें। स्टेप 4, हाई शुगर स्नैक्स और रात को चॉकलेट या कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करें। ये स्लीप और मूड दोनों को डिस्टर्ब कर देती है। मिस्टेक नंबर 10, सिर्फ थेरेपी पर डिपेंडेंट रहना, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को इग्नोर करना। बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि सिर्फ स्पीच थेरेपी करवा लेंगे तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वर्चुअल ऑटिज्म का इम्पैक्ट एक ही एरिया पर नहीं होता। ये मल्टी डोमेन प्रॉब्लम है। अटेंशन, सेंसरी रेगुलेशन, बिहेवियर और कम्युनिकेशन सबको अफेक्ट करते हैं। अगर सिर्फ थेरेपिस्ट हैंडल करेगा तो प्रोग्रेस स्लो हो सकती है या फिर रिकवरी ब्लॉक हो सकती है। इसका सॉल्यूशन है टीम अप्रोच, मतलब मिनिमम 2 प्रोफेशनल, स्पीच थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ में पेरेंट्स को एक टीम बनाकर कोऑर्डिनेटेड वे में प्लान फॉलो करना चाहिए। जितना कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना फास्ट रिकवरी रहेगी। स्टेप फर्स्ट, स्पीच थेरेपिस्ट से वीकली लैंग्वेज टारगेट फिक्स करो, जैसे रिक्वेस्ट मोर आई कॉन्टैक्ट। स्टेप 2, ओटी से सेंसरी रेडीनेस प्लान लो, शॉर्ट सेंसरी रूटीन बिफोर थेरेपी, ताकि चाइल्ड लर्निंग स्टेट में आए। स्टेप 3, पेरेंट डेली कंसिस्टेंसी इंश्योर करे, हर एक्टिविटी को घर के नेचुरल रूटीन में ऐड करें। स्टेप 4, हर वीक में 10 मिनट्स कोऑर्डिनेशन कॉल या व्हाट्सएप अपडेट होना चाहिए, ताकि एक सीक्वेंस सभी लोग फॉलो कर पाए। पहले रेगुलेशन, फिर अटेंशन, फिर लैंग्वेज और फिर सोशल प्ले। इस हायरार्की को फॉलो करना बहुत क्रूशियल है।
अब आपने देखा कि कैसे छोटी छोटी गलतियां थेरेपी की प्रोग्रेस को रोक देती है। पेरेंट्स अक्सर सोचते हैं स्क्रीन तो बंद कर दिए, थेरेपी भी चल रही है, फिर भी रिजल्ट स्लो क्यों आ रहा है, और फिर होपलेस फील करते हैं। लेकिन सच ये है कि थेरेपी और रिकवरी एक जर्नी है। इसमें मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करके उनको रिप्लेस करना ही सबसे बड़ा स्टेप होता है। आज आपने देखा, फर्स्ट सिर्फ स्क्रीन हटा देना नहीं, रिच इंटरेक्शन ऐड करना भी जरूरी है। सेकेंड, क्लिनिक की एक्टिविटीज को सेम कॉपी पेस्ट नहीं, होम रूटीन में एम्बेड करना जरूरी है। थर्ड, अटेंशन ट्रेन करना है, बिना उसके स्पीच बिल्ड नहीं होती। फोर्थ, सेंसरी रेगुलेशन पहले, लर्निंग उसके बाद। फिफ्थ, अल्टरनेट कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट करो, स्पीच उसी से शेप होती है। सिक्स्थ, पेरेंट कंसिस्टेंट और लो स्ट्रेस प्लान फॉलो करें। सेवेंथ, इंटरेक्टिव वीडियोस रिप्लेस करो लाइव माइक्रो इंटरेक्शन से। एट्थ, प्रोग्रेस को माइक्रो लॉग करो, प्लेट्यू से घबराओ मत। नाइन्थ, स्लीप और न्यूट्रिशन को फिक्स करो, ब्रेन को फ्यूल और रेस्ट चाहिए। 10th, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनाइए, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ में पेरेंट्स मिलकर एक टीम बनाए। ये 10 स्टेप्स साइंटिफिकली बेक्ड और क्लिनिकली प्रूवन है, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये होपफुल है। पेरेंट्स, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि वर्चुअल ऑटिज्म इज नॉट परमानेंट। ब्रेन के पास एक मैजिकल क्वालिटी होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो नए कनेक्शन बनाती है अगर हम राइट इनपुट देते हैं। मतलब अगर आपने आज से कंसिस्टेंसी बनाई तो आपका बच्चा धीरे धीरे बट श्योरली अपनी दुनिया से जुड़ने लगेगा। सो पेरेंट्स, प्लीज डोंट गिव अप। आप अकेले नहीं हैं, आप जैसी कई और फैमिलीज स्ट्रगल कर रही है, और रिसर्च और थेरेपी दोनों कहते हैं इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। हो सकता है स्पीड स्लो हो, पर डेस्टिनेशन इज रीचेबल है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि और भी पेरेंट्स तक ये मैसेज पहुँचे। कमेंट में लिखिए आपके बच्चे की सबसे बड़ी चैलेंज क्या है थेरेपी में। मैं अगले वीडियोस में उन चैलेंजेस के सॉल्यूशन लेके आऊँगा। अगर मेरा ये वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो इसे ज़रूर चेक कीजिए, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।